प्राचीन भारतवर्ष के हृदय में कंचनगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य स्थित था। कंचनगढ़ की सीमाएं उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियों तक फैली हुई थीं। राज्य इतना समृद्ध था कि कहा जाता था कि वहां की दीवारों पर भी सोने का पानी चढ़ा हुआ था और प्रजा कभी भूखी नहीं सोती थी। इस राज्य के स्वामी थे महाराजाधिराज वीरेंद्र प्रताप सिंह। महाराजा वीरेंद्र न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि वे धर्म और न्याय के भी रक्षक थे। उनके शासन में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। उनके पास सब कुछ था, अतुलनीय धन, विशाल सेना और प्रजा का प्रेम। परंतु ईश्वर ने उन्हें सब कुछ देकर भी एक चीज से वंचित रखा था, एक पुत्र। राजा की 5 रानियां थीं और 5 से उन्हें 5 बेटियां प्राप्त हुई थीं। राजकुमारी दमयंती सबसे बड़ी, जो अपने सौंदर्य और अहंकार के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी विशाखा, जो आभूषणों और वस्त्रों की बहुत शौकीन थी। राजकुमारी मोहिनी, जो संगीत और नृत्य में निपुण थी, लेकिन जीवन की कठिनाइयों से अनजान थी। राजकुमारी कामिनी, जो पूजा पाठ में लीन रहती थी, लेकिन कर्म से दूर थी। राजकुमारी वैदेही सबसे छोटी, जो शांत, गंभीर और मृदुभाषी थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो बुद्धिमानी का संकेत देती थी। समय के साथ 5 राजकुमारियों का विवाह पड़ोसी राज्यों के शक्तिशाली राजकुमारों के साथ कर दिया गया। राजा वीरेंद्र अब वृद्ध हो चले थे। उनके बाल चांदी की तरह सफेद हो गए थे और हाथों की त्वचा पर समय की लकीरें उभर आई थीं। अब उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। उनके मन में केवल एक ही चिंता थी, मेरे बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। मेरा कोई पुत्र नहीं है और दामाद अपने अपने राज्यों में व्यस्त हैं। कंचनगढ़ का सिंहासन किसे सौंपा जाए? मंत्रियों ने सुझाव दिया कि वे किसी योग्य सेनापति को गोद ले लें, लेकिन राजा का मन नहीं माना। वे जानते थे कि रक्त का संबंध और संस्कारों की परीक्षा ही एक सच्चा उत्तराधिकारी दे सकती है। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक वर्ष ऐसा आया जब एक शुभ संयोग बना। राजा को समाचार मिले कि उनकी 5 बेटियां गर्भवती हैं। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। परंपरा के अनुसार प्रसव के समय देखभाल के लिए 5 राजकुमारियों को उनके मायके यानी कंचनगढ़ बुला लिया गया। राजमहल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया। हर तरफ उत्सव का माहौल था। राजकुमारियां जब अपने रथों से उतरीं तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। महल के गलियारों में फिर से वही हंसी गूंजने लगी जो उनके बचपन में गूंजा करती थी। कुछ महीनों बाद 5 राजकुमारियों ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया। मजे की बात यह थी कि 5 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा के पास अब 5 नाती थे। पूरा राज्य जश्न मना रहा था, लेकिन राजा वीरेंद्र की दृष्टि कहीं और थी। वे पालने में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को नहीं, बल्कि उनकी माताओं, अपनी बेटियों को देख रहे थे। राजा ने सोचा, पुत्र तो अभी अबोध हैं। उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी माताएं उनका पालन पोषण कैसे करती हैं। जो मां अपने संसाधनों का सही उपयोग जानती होगी, उसी का पुत्र मेरे राज्य को संभालने योग्य बनेगा। इस विचार के साथ राजा ने एक विचित्र परीक्षा की योजना बनाई। वह दिन विदाई का दिन था। राजकुमारियां अपने ससुराल लौटने की तैयारी कर रही थीं। रथ सज चुके थे, दासी और सेवक सामान बांध रहे थे। तभी महाराज ने 5 बेटियों को एकांत कक्ष में बुलाया। महाराज वीरेंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने अपनी 5 बेटियों को प्यार से देखा और कहा, पुत्रियों, आज तुम अपने घर वापस जा रही हो। एक पिता के रूप में मैंने तुम्हें ढेर सारा धन, आभूषण और वस्त्र दिए हैं।
लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी भेंट देना चाहता हूं जो इन सबसे अधिक मूल्यवान है। राजकुमारियां उत्सुकता से पिता की ओर देखने लगीं। उन्हें लगा कि शायद पिताजी कोई दुर्लभ हीरा या कोई जादुई वस्तु देंगे। राजा ने अपनी मुट्ठी खोली। उनकी हथेली पर गेहूं के 5 साधारण दाने रखे थे। राजकुमारियां हैरान रह गईं। बड़ी बेटी दमयंती ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा, पिताजी, हमारे भंडारों में टनों अनाज भरा है, आप हमें ये 5 दाने क्यों दे रहे हैं? राजा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। उन्होंने कहा, बेटियों, यह केवल अनाज नहीं है। यह विश्वास और समय का प्रतीक है। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 दानों को अपने पास रखो। ठीक 5 वर्ष बाद जब तुम पुनः कंचनगढ़ आओगी, तब मैं तुमसे ये दाने वापस मांगूंगा। याद रखना, मुझे वही दाने वापस चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए हैं। सभी राजकुमारियों ने पिता का मान रखने के लिए वे दाने ले लिए और अपनी हथेलियों में भींच लिए। इसके बाद वे अपने अपने राज्यों के लिए रवाना हो गईं। रास्ते में और अपने महलों में पहुंचकर 5 बहनों ने उन दानों के साथ जो किया, वह उनके व्यक्तित्व और उनकी सोच का दर्पण था। दमयंती का रथ जैसे ही महल से बाहर निकला, उसने अपनी हथेली खोली। उसने सोचा, पिताजी भी बुढ़ापे में अजीब बातें करते हैं। 5 साल तक गेहूं के 5 दाने कौन संभाल कर रखेगा? इनमें तो कीड़े लग जाएंगे। उसे यह सब व्यर्थ का प्रपंच लगा। उसने रथ की खिड़की से हाथ बाहर निकाला और उन 5 दानों को सड़क किनारे फेंक दिया। उसने मन ही मन सोचा, जब 5 साल बाद पिताजी मांगेंगे तो मैं भंडार गृह से मुट्ठी भर गेहूं ले जाकर दे दूंगी। उन्हें क्या पता चलेगा? विशाखा अपने महल पहुंची। उसने उन दानों को देखा और सोचा, पिताजी ने ये दाने दिए हैं तो अवश्य ही यह कोई प्रसाद या शुभ शगुन होगा। इसे रखना ठीक नहीं, कहीं खो गए तो अपशकुन होगा। उसे भूख भी लगी थी और गर्भावस्था के बाद उसे बार बार खाने की इच्छा होती थी। उसने उन दानों को छीलकर मुंह में डाल लिया और खा गई। उसने भी वही सोचा, बाद में दूसरे दाने दे दूंगी, गेहूं तो गेहूं होता है। मोहिनी को अपने पिता से बहुत प्रेम था, लेकिन उसमें दूरदर्शिता की कमी थी। उसने सोचा, पिताजी की दी हुई निशानी को मैं बहुत संभाल कर रखूंगी। उसने चांदी की एक छोटी सी सुंदर डिब्बी बनवाई। उसमें मखमल का कपड़ा बिछाया और उन 5 दानों को उसमें रखकर डिब्बी को बंद कर दिया। फिर उसने वह डिब्बी अपनी आभूषणों वाली तिजोरी के सबसे गुप्त हिस्से में रख दी, ताकि 5 साल तक उस पर किसी की नजर न पड़े। वह निश्चिंत हो गई कि उसके दाने सबसे सुरक्षित हैं। कामिनी बहुत धार्मिक थी। उसे लगा कि राजा ने जो दिया है उसमें कोई दैवीय शक्ति होगी। उसने सोचा कि इसे साधारण तरीके से नहीं रखा जा सकता। उसने उन दानों को पूजा घर में स्थापित कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगा कि कहीं चूहे इसे खा न जाएं। इसलिए उसने उन दानों का चूर्ण बनाया, उसमें चीनी मिलाई और उसका प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। उसने सोचा, भगवान के प्रसाद के रूप में यह अब मेरे अंदर सुरक्षित है। जब पिताजी मांगेंगे तो मैं कहूंगी कि मैंने उसे पवित्र कर लिया है। सबसे छोटी वैदेही अपने राज्य नीलगढ़ पहुंची। वह पूरे रास्ते उन दानों को अपनी मुट्ठी में दबाए सोचती रही। पिताजी एक चतुर शासक हैं। वे बिना किसी गहरे अर्थ के कोई कार्य नहीं करते। 5 साल। उन्होंने 5 साल का समय क्यों दिया? अगर सिर्फ लौटाना होता तो वे इसे तिजोरी में रखने को कहते। वैदेही ने समझा कि बीज का स्वभाव रखना नहीं, उगना है। उसने अपने महल के पीछे की जमीन का मुआयना किया।
उसने अपने प्रधान माली को बुलाया और कहा, काका, मुझे थोड़ी सी उपजाऊ जमीन चाहिए। मैं वहां अपने हाथों से कुछ बोना चाहती हूँ। यह एक राजकुमारी के लिए शोभा नहीं देता था, लेकिन वैदेही ने परवाह नहीं की। उसने मिट्टी खोदी, खाद मिलाई और उन 5 दानों को नम धरती में रोप दिया। समय अपनी गति से चलता रहा। मौसम बदले, वर्षा आई, सर्दी गई। वैदेही के जीवन में अब 2 प्रमुख कार्य थे, अपने पुत्र विक्रम का पालन पोषण और उन दानों की देखभाल। पहला वर्ष, उन 5 दानों से 5 नन्हे पौधे फूटे। वैदेही ने उन्हें रोज पानी दिया। जब फसल पकी तो मुट्ठी भर गेहूं निकला। वैदेही ने उसे खाया नहीं। उसने उस मुट्ठी भर गेहूं को फिर से जमीन के बड़े हिस्से में बो दिया। दूसरा वर्ष, इस बार फसल थोड़ी ज्यादा थी। एक छोटी बोरी भर गई। वैदेही के पति राजा ने मजाक में कहा, वैदेही, तुम राजकुमारी हो या किसान? तुम क्यों धूप में तपती हो? वैदेही ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, मैं एक धरोहर का निर्माण कर रही हूँ। तीसरा वर्ष, अब खेत बड़ा हो गया था। वैदेही ने अब अपने 3 साल के बेटे विक्रम को भी अपने साथ खेत ले जाना शुरू किया। नन्हा विक्रम देखता कि कैसे उसकी मां पसीना बहाती है। वह सीख रहा था कि रोटी थाली में आसानी से नहीं आती, उसके लिए धरती का सीना चीरना पड़ता है। वैदेही ने देखा कि उसकी फसल को आवारा पशु नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने अपने खर्चे से वहां बाड़ लगवाई। उसने सिंचाई की नई तकनीकें सीखीं। चौथा वर्ष, अब गेहूं इतना था कि एक पूरा गोदाम भर गया। वैदेही ने उस अनाज को बेचा नहीं। उसने उस अनाज को आसपास के गरीब किसानों में बांटा, इस शर्त पर कि वे अगली फसल में से उसे 2 गुना अनाज वापस देंगे। इस तरह उसने सहकारिता कोऑपरेशन की शुरुआत की। 5वां वर्ष, 5 साल पूरे होने को थे। अब वैदेही के पास केवल 5 दाने नहीं थे। उसके पास नीलगढ़ के कई एकड़ में लहलहाती गेहूं की सुनहरी फसल थी। उसके गोदाम गेहूं की बोरियों से अटे पड़े थे। दूसरी ओर बाकी चारों बहनें अपने जीवन में व्यस्त थीं। वे भूल चुकी थीं कि पिताजी ने क्या दिया था। उनका जीवन विलासिता और आराम में बीत रहा था। उनके बच्चे जिद्दी और हठी हो गए थे, क्योंकि उन्हें हर चीज बिना मांगे मिल जाती थी। लेकिन वैदेही का पुत्र विक्रम 5 वर्ष की उम्र में ही पौधों, मौसम और मेहनत का महत्व समझ चुका था। 5 वर्ष पूरे हुए। राजा वीरेंद्र ने अपनी बेटियों को संदेश भेजा। कंचनगढ़ में फिर से दरबार सजा। इस बार माहौल थोड़ा गंभीर था। राजा अब बहुत वृद्ध हो चुके थे और चलने फिरने में असमर्थ थे। वे जानते थे कि आज निर्णय का दिन है। 5 राजकुमारियां अपने अपने पुत्रों के साथ दरबार में उपस्थित हुईं। राजा ने औपचारिकताओं के बाद सीधा प्रश्न किया, पुत्रियों, 5 वर्ष पूर्व मैंने तुम्हें गेहूं के 5 दाने दिए थे और कहा था कि मुझे वे वापस चाहिए। क्या तुम उन्हें लाई हो? दमयंती, बड़ी बेटी, उसने अपनी दासी को इशारा किया। दासी एक सोने की थाली में ताजे, चमकीले गेहूं के दाने लेकर आई। दमयंती ने कहा, लीजिए पिताजी, आपके दाने। मैंने इन्हें बहुत संभाल कर रखा था। राजा ने उन दानों को हाथ में लिया। वे ताजे थे। राजा ने तीखी नजरों से दमयंती को देखा और पूछा, क्या ये वही दाने हैं? दमयंती का आत्मविश्वास डगमगाया, लेकिन उसने झूठ बोला, जी पिताजी। राजा ने सिर हिलाया, तुम झूठ बोल रही हो। पुराने दाने इतने चमकीले नहीं होते। तुमने मेरी धरोहर का अपमान किया और ऊपर से झूठ भी बोला। दमयंती का सिर शर्म से झुक गया। विशाखा, दूसरी बेटी, उसने भी बाजार से खरीदे हुए दाने पेश किए। राजा ने उसे भी पहचान लिया।
विशाखा विशाखा ने स्वीकार किया, पिताजी मैंने उन्हें खा लिया था। मुझे लगा वे तुच्छ हैं। राजा ने कहा, तुम्हें अपनी तात्कालिक भूख शांत करना ज्यादा जरूरी लगा, भविष्य की चिंता तुम्हें नहीं थी। मोहिनी तीसरी बेटी वह आत्मविश्वास से भरी थी। उसने अपनी चांदी की डिब्बी निकाली। पिताजी मैं आपकी तरह लापरवाह नहीं हूं। देखिए मैंने उन्हें तिजोरी में रखा था। उसने जैसे ही डिब्बी खोली, एक सड़ी हुई दुर्गंध आई। दाने काले पड़ चुके थे, सड़कर धूल बन गए थे और उनमें फफूंद लग गई थी। राजा ने उदासी से कहा, बेटी तुमने दानों को सुरक्षित रखने के मोह में उन्हें नष्ट कर दिया। धन और ज्ञान भी ऐसे ही होते हैं। यदि उन्हें केवल तिजोरी में बंद रखा जाए और उनका उपयोग न किया जाए तो वे सड़ जाते हैं। कामिनी चौथी बेटी उसने कहा, पिताजी मैंने तो उन्हें भगवान का प्रसाद मानकर खा लिया था। राजा ने कहा, धर्म का अर्थ कर्म से भागना नहीं है बेटी। तुमने जिम्मेदारी से बचने के लिए भक्ति का सहारा लिया। अंत में राजा की नजर सबसे छोटी बेटी वैदेही पर पड़ी। उसके हाथ खाली थे। राजा ने पूछा, वैदेही क्या तुम मेरे दाने खो बैठी हो? तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? वैदेही अपने स्थान से उठी। उसने झुककर पिता को प्रणाम किया और बोली, पिताजी उन 5 दानों का भार अब इतना अधिक है कि मैं उन्हें अपनी हथेली में नहीं ला सकती। उन्हें दरबार तक लाने के लिए मुझे 25 बैलगाड़ियों की आवश्यकता पड़ी है। वे महल के द्वार पर खड़ी हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, दरबारी और बहनें सभी आश्चर्यचकित थे। राजा ने कांपते हाथों से सिंहासन का सहारा लिया और कहा, बैलगाड़ियां? चलो मुझे दिखाओ। राजा, रानियां और पूरा दरबार महल के मुख्य द्वार पर आया। वहां कतार में 25 बैलगाड़ियां खड़ी थीं, जो सुनहरे गेहूं की बोरियों से लदी हुई थीं। वैदेही ने एक बोरी खोली और मुट्ठी भर गेहूं निकालकर राजा के हाथ में दिया। उसने कहा, पिताजी ये वही 5 दाने हैं। मैंने उन्हें बोया, उनकी रक्षा की, उन्हें बढ़ाया और फिर से बोया। 5 साल की मेहनत के बाद वे 5 दाने अब हजारों मन अनाज बन चुके हैं। इसमें से कुछ मैंने गरीबों में बांटा है और बाकी आपके राज्य के भंडार। उसने कहा, पिताजी ये वही 5 दाने हैं। मैंने उन्हें बोया, उनकी रक्षा की, उन्हें बढ़ाया और फिर से बोया। 5 साल की मेहनत के बाद वे 5 दाने अब हजारों मन अनाज बन चुके हैं। इसमें से कुछ मैंने गरीबों में बांटा है और बाकी आपके राज्य के भंडार के लिए ले आई हूं। राजा वीरेंद्र की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने वैदेही को गले लगा लिया। उन्होंने मुड़कर अपनी प्रजा और दरबारियों को संबोधित किया। सुनो कंचनगढ़ की प्रजा, एक राजा का धर्म केवल गद्दी पर बैठना नहीं होता। एक राजा को किसान भी होना चाहिए और व्यापारी भी। दमयंती ने संसाधन को फेंक दिया, लापरवाही। विशाखा ने उसे खा लिया, उपभोग। मोहिनी ने उसे सड़ा दिया, संकीर्णता। कामिनी ने उसे भावुकता में नष्ट कर दिया, अंधविश्वास। किंतु वैदेही ने दिखाया कि विकास कैसे होता है। उसने छोटी सी पूंजी को अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से विशाल साम्राज्य में बदल दिया। जो 5 दानों को हजारों बोरियों में बदल सकती है, वही इस राज्य के खजाने और प्रजा की रक्षा कर सकती है। उसी दिन राजा वीरेंद्र ने घोषणा की कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी वैदेही होगी। वैदेही के पुत्र विक्रम को भविष्य का युवराज घोषित किया गया, जिसका मार्गदर्शन वैदेही स्वयं करेगी। उपसंहार, कहानी का सार। वैदेही का शासनकाल कंचनगढ़ के इतिहास का स्वर्ण युग बना। उसने अपने बेटे को भी वही सिखाया जो उसने उन दानों से सीखा था, संसाधन चाहे कितने भी कम क्यों न हो,
यदि नियत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो एक दाना भी पूरा खेत भर सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो भी हुनर, समय या धन है, वह उन 5 दानों की तरह है। हम चाहें तो उसे फेंक दें, खा जाएं, छिपा कर सड़ा दें या फिर उसे निवेश करके, मेहनत करके एक विशाल वटवृक्ष बना लें। चुनाव सदैव हमारे हाथ में होता है।